जय हिंद बच्चों, मैं मनीष सेवटा आपका दक्षा एक क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों हम कर रहे हैं होमवर्क और होमवर्क का डिस्कशन हम कर रहे थे और अभी तक हमने 6 लेक्चर्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं जो होमवर्क आपको मिला था। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 में जो होमवर्क है उसका डिस्कशन। काफ़ी होमवर्क है आपके पास, तो ये हम 1 बाय 1 फटाफट एक सवाल सब सवालों कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ई के सवाल आपको गिवन थे, E1 से E7 पूरा था पार्ट 1 में ई सेगमेंट। वो ई सेक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम जो फर्स्ट होमवर्क कर रहे थे दैट इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। क्लियर? आइए सबसे पहले हम बात करते हैं E1 की। E1 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? ये सब पावर के सवाल है ना आपके पास, आपने पावर पढ़ा होगा। तो पावर में क्या सबसे पहला सवाल आपको क्या बोल रहा है? एन एलिवेटर ऑफ मास 500 ग्राम। यहां पे ऐसे एक एलिवेटर बना दिया, दिस इज एलिवेटर, और इसका जो मास है आपके पास दैट इज 500 kg। इसका मास कितना है बच्चों? 500 kg। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो मूव कर रहा है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी? दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द हॉर्स पावर ऑफ द मोटर दैट टू बी यूज्ड। अब देखिए पावर को आप क्या लिखेंगे? पावर होता है आपके पास F.V। ये पावर होता है और इसके लिए क्वांटिटी पावर यूनिट होती है वाट। अब देखिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स होगा mg के बराबर, दैट इज 5000। यही हो जाएगा, दैट इज m मल्टीप्लाई 5000 हो जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 4/10। इतनी पावर है आपके पास में। क्लियर? तो कितना है? जैसे 2000 वाट। इतनी पावर आपको चाहिए। तो बच्चों ये जो पावर है आपके पास ये वाट में है, पर उसमें पूछा हॉर्स पावर के अंदर। तो मैं बोलूं पावर इन हॉर्स पावर कितना होगा? पावर की अगर आप हॉर्स पावर में से कन्वर्ट करेंगे तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल 750 वाट है, वो सवाल में गिवन है। तो क्या करें? 2000 डिवाइड बाय 750 करेंगे तो हॉर्स पावर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तो आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा 8। तो कितना है बच्चों? 8/3 हॉर्स पावर। क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं अपने E2 प्रॉब्लम के अंदर। E2 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? ए लिफ्ट इज डिजाइन टू कैरी 4000 kg इन 10 सेकेंड थ्रू 10 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, एवरेज 6 मीटर पर फ्लोर। तो टोटल कितना हुआ? 10 फ्लोर है और एक फ्लोर की हाइट कितनी है? 6 मीटर। टोटल कितना हाइट जाना है? 60 मीटर हाइट पे उसको जाना है। और कितने टाइम में जाता है बच्चों? 10 सेकंड में। तो वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास? 60 डिवाइड बाय 10 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया हाइट आपके पास, और ये 10 सेकंड में कवर अप कर रहा है, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया आपने, तो ये 6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने लिखा पावर। पावर कितना होता है? F.V। F की वैल्यू कितनी होगी? mg के बराबर। अच्छा, m कितना है? 4000 kg। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4000 मल्टीप्लाई 10, ये mg हो गया, और v की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है। अब ये तो पावर है, पर ये हॉर्स पावर में चाहिए। तो अगर आप देखेंगे हॉर्स पावर में क्या रिलेशन आएगा? इसको किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? 750 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया आपने। और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? 25 100। तो यहां पे 25, और ये बन जाएगा उधर जाके 15। तो ये 6 और 0। क्लियर? तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज पावर, जो हॉर्स पावर में दैट इज 320 हॉर्स पावर। क्लियर? तो ये आपके पास में E2 का आंसर हो गया। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर E3 की। E3 में क्या बोल रहा है? एक लेबर है, वो 100 स्टोन्स उठाता है 6 मीटर तक की हाइट की 2 मिनट के अंदर। तो अगर मैं देखूं 1 मिनट में कितना उठाएगा, मतलब 1 सेकंड में कितना उठाएगा, तो हम बोलेंगे 2 मिनट्स में कितने उठा रहा है वो? 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। 120 सेकंड में जो स्टोन्स लिफ्ट करता है दैट इज 100 स्टोन्स। 1 सेकंड में कितना करेगा बच्चों? 100 डिवाइड बाय 120। 1 सेकंड में इतने स्टोन्स करेगा। कितनी हाइट तक? 6 मीटर तक की हाइट तक। समझ में आ गई ये बात? ठीक है जी। तो 1 सेकंड में 5/6 स्टोन्स आपके पास में वो उठाएगा अगर आप देखें। और कितनी हाइट तक उठा रहा है आपके पास? दैट हाइट इज 6 मीटर। कितनी हाइट है आपके पास? 6 मीटर। तो आप ये देख लीजिए भाई साहब, वो 1 सेकंड में वर्क कितना कर रहा है। तो अगर आप देखें पावर, वही तो होता है जो 1 सेकंड में जो वर्क होता है वही तो पावर होता है आपके पास। तो अगर आप देखें पावर होता है dW/dt। तो 1 सेकंड में कितना वर्क किया उसने? दैट इज 5/6 स्टोन। एक स्टोन का वेट कितना है आपके पास? 1 kg। दैट इज mg कर दिया आपने। ठीक है, इतना आपके पास में ये दिस इज द फोर्स। और कितना डिस्प्लेस किया? 6 मीटर डिस्प्लेस किया। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? 50 वाट आपके पास आंसर आ गया।
क्लियर है? तो हमने इसको उससे किया, हमने पावर इक्वल टू एफ डॉट वी से नहीं किया, हमने देखा एक सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, उससे हमने इसे प्रोसीड किया। अब हम चलते हैं बच्चों E4 पे। प्रॉब्लम नंबर E4 में क्या बोल रहा है? ए मोटर इज कैपेबल टू राइज 400 kg ऑफ वाटर इन 5 मिनट फ्रॉम 120 मीटर डीप। मतलब 120 मीटर डीप डेप्थ से वो कितना 4 kg वाटर को 5 मिनट में लिफ्ट कर लेता है। तो मैंने क्या बोला, 5 मिनट में कितना लिफ्ट करता है? इन 5 मिनट वाटर लिफ्ट कितना वाटर है? दैट इज 400 kg। और इसकी जगह आप सेकंड्स बोलो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 300 सेकंड्स हो जाएगा। तो अगर आप बात करेंगे 1 सेकंड में कितना लिफ्ट करें, दैट इज 400 डिवाइड बाय 300, दैट इज 4/3 kg। तो मुझे समझ में आया 1 सेकंड में इतना kg को वो लिफ्ट करता है। तो अगेन पावर इज इक्वल टू dw/dt। तो मैं देखूं वर्क कितना किया, वर्क किया 4/3, ये m और g, और कितनी हाइट उठाया बच्चों इसने इसको? दैट इज 120 याद कर दीजिए यहाँ पे। तो ये 40 आ जाएगा आपके पास। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी 1600 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, दोनों में हमने ये कंसेप्ट यूज किया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वही तो होता है। फिर हम बात करते हैं E5 की। E5 में क्या बोल रहा है? ए मैन ऑफ मास 70 kg क्लाइम्स अप ए वर्टिकल स्टेयरकेस एट ए रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। पावर, यार अगेन वही बात, पावर होता है एफ डॉट वी। तो यहां पे उसने, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी गिवन है, तो हम इसे एफ डॉट वी से करेंगे। एफ डॉट वी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे? दैट इज 700 mg के बराबर। और किस स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है? ये 1 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? दैट इज 700 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? ये E5 हो गया। अब बात करते हैं E6 की। E6 में क्या बोल रहा है? द पावर ऑफ ए पंप मोटर इज 2 किलोवाट। ठीक है, पावर कितनी है बच्चों? पावर है 2 किलोवाट, दैट इज 2000 वोट। क्लियर? ठीक है, तो हाउ मच वाटर पर मिनट इट कैन राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो मैंने बोला, मान लीजिए 1 सेकंड में कितना करता है वो देख लेते हैं। 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में यहां से मिल जाएगा आपको जवाब। तो ये देखेंगे, तो ये यहां पे साफ हो गया। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों? 2 जीरो है ना, ये साफ हो गया। तो 20 kg आ रहा है आपके पास। 1 सेकंड में 20 kg को वो लिफ्ट करता है, 1 सेकंड। तो इन 1 सेकंड कितना आ गया आपके पास? 20 kg। आपसे 1 सेकंड में नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कितने मिनट्स में? 1 मिनट के अंदर। तो अगर आप 1 मिनट में देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास इन 1 मिनट? तो आप बोलेंगे सर 1 सेकंड में कर रहे हैं 20, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 60 मल्टीप्लाई 20, दैट इज 1200 kg। क्लियर? तो ये आपके पास 1200 kg आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं E7 प्रॉब्लम की। E7 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है आपको? द इंजन डेवलप्स ए पावर ऑफ 10 किलोवाट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट ए मास 100 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। तो देखते हैं कितना वर्क रिक्वायर्ड है। वर्क रिक्वायर्ड कितना है आपको, अगर जो टास्क उसने बोला उसे करने के लिए? दैट इज 2000 मल्टीप्लाई 40, इतना ही वर्क रिक्वायर्ड है। और 1 सेकंड में आप कितना वर्क कर रहे हैं? वर्क पर सेकंड कितना कर रहे हैं हम? वर्क पर सेकंड आप कर रहे हैं 10,000 वो। तो टाइम कितना लगेगा आपको इतना वर्क करने में? तो ये आपने लिखा 2000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 10,000। तो यहाँ पे ये 30 इससे साफ हो गई, ये इससे साफ हो गई। कितना टाइम लगेगा बच्चों? 8 सेकंड लगेगा। क्लियर? तो हमने एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में सेक्शन ई को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए आगे का होमवर्क डिस्कस करते हैं बच्चों। अभी हम इसके आगे जो होमवर्क था आपके पास, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई, आइए उसे 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल करते हैं E1। E1 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक कार है, उसका मास कुछ m है और वो कोस्ट एक्सेलेरेशन a से मूव कर रही है, और वहां पे रेजिस्टेंस है आपके पास में f। मान लीजिए ये ऐसे कार है आपके पास, इस पे पीछे तरफ फोर्स लग रहा है वो r है, और आपको कुछ मोटर को जो इंटरनल जो मोटर होगी उसे कुछ फोर्स f लगाना पड़ रहा होगा आपको, फ्रिक्शन के हेल्प से वो फोर्स मिल रहा होगा उसको। अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है आपके पास? a है। आपसे बोला गया उस इंस्टेंट पे जब आपके पास में इसकी वेलोसिटी कुछ v थी, तब इंजन कितनी पावर डिलीवर कर रहा था। मैंने बोला दैट इज f मल्टीप्लाई v, पर f को निकालना पड़ेगा r और इन सब की टर्म में। तो मैंने क्या लिखा? f माइनस r इज इक्वल टू ma। तो f की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? दैट इज ma प्लस r। मतलब ये है आपके पास फोर्स ड्यू टू इंजन। क्लियर? और अगर आप बात करेंगे पावर की, तो पावर क्या होता है? f डॉट v, फोर्स पता है आपको, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए v। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन मैच कर जाएगा E1 के अंदर। अब चलते हैं बच्चों हम E2 प्रॉब्लम के अंदर। E2 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि उसने बोला कि 100 kg मास को 50 मीटर तक
लिफ्ट करना है और 50 सेकंड्स में करना है ऐसा, तो कितना पावर रिक्वायर्ड है आपको? तो देखिए वर्क कितना है आपके पास, वर्क है दैट इज 100 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई 50, इतना वर्क है। ठीक है, अगर इतना वर्क है मतलब ये हो गया 5000 जी, और ये पावर कुछ पी मान लो, और कितने टाइम में करना है, 50 सेकंड्स में करना है। कर दो इसका, तो पावर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज 100 जी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 980, क्लियर, दैट इज 980 वॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, दैट इज E3। E3 में क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग with constant acceleration a on a rough horizontal plane. If the coefficient of friction between the block and plane is mu, the power delivered by the external agent at a time t. सेम ऐसा ही सवाल है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास पीछे तरफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एम जी, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F, और इसका एक्सेलरेशन है कुछ a। अब आप क्या लिखेंगे, F की वैल्यू जो आएगी दैट इज म्यू एम जी प्लस एम ए। ठीक है, हमसे पूछा गया पावर किसी टाइम पे, तो वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम t पे, दैट इज 80, तो पावर कितना आएगा बच्चों, दैट इज म्यू एम जी प्लस एम ए मल्टीप्लाई 80, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या आपके पास में, m बाहर आ जाएगा तो a प्लस म्यू जी मल्टीप्लाई 80, तो यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। अभी हम बात करते हैं बच्चों E4 की, प्रॉब्लम नंबर E4। प्रॉब्लम नंबर E4 में फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है। तो पावर होता है F डॉट V, पावर क्या होता है बच्चों, F डॉट V, एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। F का एक्सप्रेशन है 10I 10J प्लस 20K, और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दैट इज 5I माइनस 3J प्लस 6K। मल्टीप्लाई कर लो आप, डॉट डॉट करेंगे तो ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा माइनस 30, और ये बन जाएगा 120, दैट इज 140, पावर आ जाएगा 140। ऐसा कुछ है आपके पास, हाँ सी ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर हम बात करते हैं बच्चों E5 की। E5 में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट ए टेंशन, आपको गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो पावर F डॉट V हो जाएगा, डायरेक्टली कर देंगे हम, पावर इज इक्वल टू F डॉट V। तो F की वैल्यू कितनी है 4500 मल्टीप्लाई 2 आपने कर दिया, तो कितना बन गया 9000, दैट इज 9 किलो वोल्ट, 9 किलो। क्लियर है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर E6 पे। इसमें क्या बोला गया, एक M1 मास है, M1 है, उसका मास कितना है 80 kg। ये कुछ स्टेयर केस पे चढ़ता है, तो मान लीजिए स्टेयर केस की जो हाइट है आपके पास है वो कुछ h है, तो कितना वर्क डन किया होगा m, g और h, और कितने टाइम में किया बच्चों, इससे 15 सेकंड। क्लियर, तो ये इसकी एवरेज पावर होगी। सेकंड, अगर आप M2 की बात करेंगे तो M2 का मास सवाल में गिवन है, दैट इज अगेन 80 kg। ओहो, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम कितना लिया इसने टाइम लिया कुछ आपके पास 20 सेकंड सेम हाइट राइज करने में, तो इसका पावर कितना है, पहले वर्क डन देखा इसने, तो वर्क डन m, g और h कितना टाइम लिया बाय 20, यही होता है ना वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये P1 है बच्चों, ये P2 है। अब क्या पूछ रहा है, P1 बाय P2 कितना होगा, P1 बाय P2 अगर आप निकालने जाएंगे P1 बाय P2, दिस विल बिकम 20 बाय 15 ना, दैट विल बी 4 बाय 3, तो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर अब बात करते हैं बच्चों E7 प्रॉब्लम की। E7 प्रॉब्लम में आपके पास में ऐसे करके कुछ कर्व दिखाया हुआ है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे ऐसे टाइम है, और ऐसे करके कुछ कर्व बना हुआ है ना। आपसे क्या बोला गया, यहाँ पे कुछ जनरल टाइम मान लेते हैं T नॉट। आपसे ये बोला गया कि वर्क डन कितना है टाइम T नॉट में, मतलब वर्क डन, तो ये वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या होता है, P dt को बोल सकते हैं वर्क डन, पावर इज इक्वल टू dW बाई dt होता है। अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे P dt, तो ये W बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो P dt क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो अब आप देखिए एरिया अंडर द कर्व टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है भाई साहब। एरिया अंडर द कर्व यहाँ से आगे तो बढ़ ही रहा है ना, कंटिन्यू जैसे टाइम आएगा वैसे एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर, जो वर्क डन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वो घट नहीं रहा है। अगर ये नीचे की तरफ होता, कुछ नेगेटिव एरिया आ जाता, तब आप बोलते सर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इस वाले पूरे केस में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 2 का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का होमवर्क देखते हैं बच्चों। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एसएसएल रीजन वाला है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें बोला गया द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट इज मेजर्ड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड फोर्स। सही बात है, पावर होता है F डॉट V, पहला स्टेटमेंट सही है।
सेकंड स्टेटमेंट द यूनिट ऑफ इंस्टेंस पावर इज व्हाट, ये बात भी सही है, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, इस वजह से वो बनता है वर्क डन होता है एफ डॉट एस, डिफरेंशिएट कर दैट इज एफ डॉट वी, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, पर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है आपके पास। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपको बोला गया कि ये दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, इसको 2F4 से खींचा गया और दोनों साथ साथ मूव करते हैं, देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। अब आपसे सबसे पहले सवाल में पूछा गया एक्सीलरेशन गिवन है, एक्सीलरेशन कुछ कम आ रहा है। एक्चुअली अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 2F डिवाइड बाय M1 प्लस M2, मतलब नहीं आ रहा, मतलब कुछ फ्रिक्शन भी है आपके पास। तो सबसे पहले पूछा फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक सिस्टम मान लीजिए, तो M1 प्लस M2 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ 2F लगा रहे हैं, पीछे की तरफ कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2F माइनस म्यू इज इक्वल टू M में ए की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे M1 प्लस M2। ये बच्चों यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो यहां से जो म्यू आपको दिखाई दे रहा है वो म्यू कितना दिखाई दे रहा है, ये इधर चला जाएगा तो F बनेगा आपके पास, दैट इज F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। ये आपके पास आ गया इसमें जो फ्रिक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी वाले में। बी में क्या बोल रहा है ये, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। अगर आप M1 का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे तो फ्रिक्शन ही लग रहा होगा जो इसको चला रहा होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो काइनेटिक नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिल्कुल स्लीपिंग नहीं है। तो ये क्या होगा, Fs M1 की इक्वेशन लिख रहा हूं, M1 पे और कोई फोर्स नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे Fs इज इक्वल टू M1, इसका एक्सप्रेशन पता है इस तरफ A, और A की वैल्यू लिखेंगे दैट इज F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये पूछ रहा है आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, तो वो इतना आ रहा है आपके पास, दैट इज M1 F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। फिर सी में बोल रहा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during the displacement x। अब यार ये फ्रिक्शन फोर्स अगर है तो इस पे वर्क कितना होगा आपके पास छोटे वाले ब्लॉक पे इस फ्रिक्शन की वजह से, तो वो कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक दैट विल बी फ्रिक्शन मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, कुछ x, तो कितना आ जाएगा m f m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई x। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो सिंपल था सवाल। तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का सवाल हो गया, मतलब उसका बीच में यूज कर दिया 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का। अगर वो क्लियर होता 2 ब्लॉक प्रॉब्लम तो आप इजीली सवाल कर सकते हैं। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 2 के एक्सरसाइज 2 में। आपको क्या बोला गया, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है 400 kg, 400 kg इसका मास है, और इसको 10 मीटर स्लाइड किया गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक पे। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना था आपके पास, म्यू की वैल्यू है 0.2, और ये यहाँ पे कितना आगे गया बच्चों, दैट इज 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद ए रोप एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो वो ऐसे कुछ F फोर्स लगा रहा था ना आपके पास, और ये वाला एंगल कुछ ऐसे थीटा था, वो रस्सी से खींच रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ F फोर्स लग रहा है। 2 फोर्सेस से कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा F sin थीटा। और अगर सोली पुल करना है तो F cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर, और फ्रिक्शन कितना होगा आपके पास इस वाले केस में, दैट इज mg माइनस F sin थीटा। इतनी बात सही है, ठीक है। अब हम यहां से F की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों F की वैल्यू जो आएगा दैट इज F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। सही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम F की वैल्यू को देखेंगे दैट विल बिकम म्यू mg डिवाइड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अच्छा, ये अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 0.2, ठीक है। mg की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 4000, ठीक। यहाँ पे ये बन गया cos थीटा, और म्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.2, दिस विल बिकम 0.2 sin थीटा, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपके पास में, दैट इज 800 डिवाइड बाय cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा। अब हमसे पूछ रहा है वर्क कितना हुआ, वर्क, तो वर्क क्या लेना पड़ेगा, वर्क 10 मीटर चला तो F का वर्क नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, F cos थीटा मल्टीप्लाई 10 लेना पड़ेगा। F नहीं ले सकते ना, बिकॉज F S में एक एंगल है, तो ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, दिस विल बिकम 8000
कोस थीटा और यहाँ पे बन गया कोस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, ये जो निकल के आएगा इसको आप, ये 1/5 बन जाएगा ना आपके पास, दिस इज 1/5। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज 8000 डिवाइड बाय 5 प्लस 10 थीटा और ऊपर यहाँ पे 5 आ गया आपके पास। तो 40,000 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 थीटा। क्लियर, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अब बच्चों अगर आप बात करेंगे बी पार्ट में, बी पार्ट में आपसे ये बोला गया कि वर्क डन का मतलब कितना आएगा अगर हम एक ऐसा थीटा चूज करें जिसपे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो वो मिनिमम हो। तो यार वो क्या करेंगे, ये फोर्स है आपके पास में, इसको मिनिमम करना है आपको इसको क्या करना है, इस फोर्स को मिनिमम करना है। तो यार इस फोर्स को मिनिमम करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, dF बाई डी थीटा शुड बी 0। यहां से जो फोर्स आएगा दैट विल बी मिनिमम फोर्स। यहां से अगर आप सोल्व करके निकालेंगे बच्चों तो ये वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा आपके पास, दैट इज कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू जो आपके पास सोल्व होके आती है दैट टर्न्स आउट टू बी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे एफ मिनिमम के लिए, अगर आप बात कर रहे हैं एफ मिनिमम के लिए तो इसकी वैल्यू ये आएगी, आप डिफरेंशिएट करके निकालें, थोड़ी कैलकुलेशन है। अब ये वाला रिजल्ट आ गया आपके पास तो फोर्स की वैल्यू पता लगी कितनी है, दैट इज म्यू mg ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, ये फोर्स पता लग गया, फिर तो कहानी खत्म ही होगी ना। वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यहां से आपको थीटा की वैल्यू, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आना चाहिए, उस वाले केस में मिनिमम आएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसके बाद से सवाल। ये आपने एनएलएम में देखा होगा कि कहाँ पे मतलब कितने एंगल पे हम फोर्स लगाएं ताकि मिनिमम फोर्स लगाने से ब्लॉक चल पड़े। तो सेम वही वाला केस है, आपने फोर्स किसका फंक्शन, थीटा का फंक्शन है, आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर किया तो आपको वो वाला थीटा मिल जाएगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली चीज मिनिमम होगी। तो उस वाले कोरस्पॉन्डिंग ये वाला केस बनेगा, आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों हम आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला, एक 4 kg का ब्लॉक था और इस पे आपने कुछ 40 न्यूटन फोर्स लगाया और 40 न्यूटन फोर्स लगाने से इसका जो एक्सीलरेशन आता है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बोल रहा है नेट एक्सीलरेशन आता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले पूछ रहा है कि वर्क डन अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना आएगा 2 सेकंड में। तो आप देखिए 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है हाफ 10 और ये 4 आ गया आपके पास, 20 मिनट चलेगा ना। तो फोर्स पता है, दैट इज आप इस वाले फोर्स का वर्क डन पूछ रहे हैं। तो फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 800 जूल। 800 जूल का आंसर है, हाँ है, ए तो सही हो गया। अब हम चलते हैं बी पे। बी में क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द वेट के द्वारा। तो यार वेट की वैल्यू कितनी है आपके पास, थीटा वीटा कुछ गिवन नहीं है, थीटा गिवन है आपको सवाल में, जिस थीटा इज 53 डिग्री। तो यार वेट का जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा होगा इधर दैट इज mg sin थीटा आ रहा होगा, mg sin थीटा, एक cos थीटा आ रहा होगा, cos थीटा वैसे वर्क डन नहीं आ रहा होगा, सिर्फ mg sin थीटा। तो वर्क डन कितना आएगा, दैट इज mg sin थीटा मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस मूव किया 20 मीटर मूव किया, तो m की वैल्यू 40 और sin 53 है बच्चों, sin 53 आ गया आपके पास 4/5 मल्टीप्लाई 20 640 जूल आपके पास आया, ये आ रहा है 640 जूल। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा गया, बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द 2 सेकेंड्स। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन आ रहा होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया 800, वर्क डन बाय ग्रेविटी आया 640, कुछ फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 2 सेकंड की बात हुई है ना, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा आपके पास, दैट इज हाफ, m की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 400। क्लियर, तो ये कितना आ गया 800 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आपके पास निकल के आएगा दैट इज -400 जूल। चाहे तो आप फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए इतना एक्सेशन आने के लिए फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फिर आप करें तब भी आ जाएगा, पर वर्क डन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उससे कर दिया हमने सवाल। ठीक है बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको क्या बोला गया कि जो ओवरहैंग लेंथ है आपके पास है वो l/4 है और जो ऊपर है टेबल के वो 3l/4 है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको सवाल में गिवन है वो कुछ म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ म्यू है।
तो आपसे पूछा गया कि जब ये पूरा नीचे गिर जाता है तो उस टाइम तक फ्रिक्शन कितना वर्क कर लेगा। अच्छा, अब देखिए हम कोई वेरिएबल टर्म में बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं किसी जनरल पोजीशन पे इसका कुछ एक्स पार्ट हैंग कर रहा है, मतलब एक्स पार्ट यहाँ पे है, तो इसका वेट कितना आएगा आपके पास? तो इसका वेट आएगा दैट इज मास ऑफ लेंथ एक्स कितना आएगा? m बाई एल मल्टीप्लाई एक्स। तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू मल्टीप्लाई एन, और एन की वैल्यू कितनी है? m बाई एल एक्स मल्टीप्लाई जी। इतना सही है, फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर आ रहा होगा। अब देखिए जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो मान लीजिए ये x लेंथ था और अभी सिर्फ dx मूव किया, तब आप बोल सकते हैं सर फ्रिक्शन फोर्स इतना ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा मूव करते हैं तो x लेंथ ही बदल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज dw बाय फ्रिक्शन, छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा आपके पास? ये फ्रिक्शन फोर्स है और इसमें dx लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप पूरा फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना चाहते हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? म्यू एम जी एल, और यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट कहां से कहां तक? एक्स की वैल्यू सबसे इनिशियली जो एक्स की वैल्यू आपके पास में थी दैट इज 3l बाई 4, और फाइनली कितनी बन गई आपके पास? 0। तो वर्क डन तो नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे ये आ गया म्यू एम जी 2l, ये बाहर आ गया आपके पास, और यहाँ पे बन गया बच्चों 9l स्क्वायर बाई 60। क्लियर? एक माइनस आ जाएगा आपके पास क्योंकि दैट विल 0 माइनस दैट ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई, एक एल से साफ हो गया दैट इज म्यू 9 बाई 32 म्यू एम जी एल, 9 बाई 32 म्यू एम जी एल, ये आपके पास आंसर आ रहा है। क्लियर? तो फोर्थ सवाल खत्म होता है। सवाल थोड़ा मतलब अच्छा था, कैलकुलेशन ही बहुत कम थी, बस आपको एलिमेंट्स देख के समझ में आना चाहिए फ्रिक्शन बदलता रहेगा। अगर लेंथ जैसे यहाँ पे ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, कम लेंथ होगी तो कम फोर्स रहेगा। तो हमें एक वेरिएबल एक्स मान के हमने लेंथ लिखी। बच्चों फिफ्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो आपको उससे बोला गया जो वेलोसिटी है आपके पास वो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू d। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होगा बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको तो हम वैसे ही कर देते हैं। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आएगा आपके पास? दैट इज हाफ m v स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया x क्यूब। सही, और x की वैल्यू कितनी है? d, तो कितना आ जाएगा? हाफ m a स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया d क्यूब। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाफ एम इनिशियल पुट करूंगा 0 आ जाएगा ये वाली टर्म। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वही वर्क डन आएगा। तो आंसर आपके पास में आ गया दैट इज m स्क्वायर a स्क्वायर d क्यूब बाय 2। तो आपके पास में ये सिंपल सा सवाल था, ये तो बहुत ही हल्का सवाल था। ठीक है, तो नंबर 7 देख रहे हैं, सिंपल सवाल है। इसमें क्या बोला गया? एक स्मॉल ब्लॉक है, उसका मास कुछ मान लीजिए 1 kg सवाल में गिवन है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपके पास में, ये वाला 10 सेंटीमीटर और ये कुछ 6.4 मीटर हाई है उसकी। Then calculate the work done required to lift the block from ground and put it the top। यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जाने में वर्क डन, तो एक ही चीज का वर्क डन है ग्रेविटी का, और किसी का नहीं आएगा। दैट विल बी m g और h की जगह कितना है? 6.4, तो ये कितने आ जाएगा? 64 जूल आ जाएगा वर्क डन आपके पास में। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सॉरी टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। एक बार में तो बोला कि यहां से उठा के डायरेक्ट रखा, एक बार किया स्लाइड किया, दोनों केस में उतना ही आएगा। स्लाइड वाले केस में भी कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशन है, नॉर्मल है, पर उसकी वजह से कुछ लग नहीं रहा होगा आपके पास। तो अगर आप देख रहे हैं आपको इसको धीरे धीरे उठा के यहाँ पे रखना है, तो जितना वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा उतना ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा, तभी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा। दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए। क्लियर? तो mgh आएगा दोनों में जवाब आपके पास सेम रहेगा। फिर आपको बोला गया इफ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइंड एंड ड्रॉप वर्टिकली टू द ग्राउंड, मतलब अगर ये ब्लॉक यहां से डायरेक्टली नीचे गिर जाए तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप क्या बोलेंगे? दिस mgh दैट इज 64 इज इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास? दैट इज 8√2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसने बोला कि जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन था आपके पास दैट इज फोर्थ, उसमें बोल रहा है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करता हुआ है तब वेलोसिटी कितनी होगी? तब भी उतनी होगी भाई साहब, क्योंकि वर्क डन तो तब भी ग्रेविटी का ही आ रहा है। दैट इज अगेन 64 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, दिस वैल्यू इज अगेन 8√2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो सिंपल सा सवाल था, आपको लैंग्वेज में थोड़ा फंसाया हुआ था, लैंग्वेज आपको सही ढंग से पढ़ लेंगे तो सवाल में आप नहीं फंसेंगे।
बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 8 की। ये थोड़ा स्मार्टली करने वाला सवाल था। इस सवाल में क्या बोला गया, ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे आया, फिर आगे कितना कंप्रेस हुआ बच्चों, कुछ 0.4 मीटर कंप्रेस हुआ। 40 सेंटीमीटर बोला ना, दैट इज 0.4 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे आया, फिर जी यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस रिबाउंड होके यहाँ पे जाके कहीं पे रुक गया। कितनी हाइट पे, यहाँ से कुछ 3 मीटर। तो अब देखिए इस प्रोसेस में जब ये आ रहा था तो फ्रिक्शन का कुछ वर्कडन हो रहा था, ग्रेविटी का कुछ वर्कडन हो रहा था, स्प्रिंग भी कंप्रेस हुआ, फाइनली फिर कुछ यहाँ पे पहुंच गया। अगर मैं आपसे इस पूरे ड्यूरेशन की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक की इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ वर्कडन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सी ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से जाके ऐसे करके वापस यहाँ पे आ गया। तो वर्कडन बाय ऑल में कौन कौन सा आएगा, वर्कडन बाय फ्रिक्शन आएगा, वर्कडन बाय ग्रेविटी आएगा, और वर्कडन बाय स्प्रिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप लिख लो पर वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देख रहे हैं स्प्रिंग पहले दबा, वापस खुल गया, खत्म होगी बात। तो अगर आप प्रोसेस की स्टार्टिंग में और प्रोसेस के एंड में देख रहे हैं, स्प्रिंग के पास में कोई एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग ने फाइनली कोई वर्क नहीं किया। एक बार कुछ वर्क किया था पॉजिटिव, सिमिलरली उतना ही वापस कर दिया, तो खत्म होगी इसकी कहानी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो है, बिकॉज इनिशियल रेस्ट से शुरू होगा, रेस्ट से खत्म, और रेस्ट पे आगे खत्म हो जाएगी बात। स्प्रिंग वाला देख लो बच्चों, पहले दबा था तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ वर्कडन हुआ होगा आपके पास, फिर इसके बाद सिमिलरली खुल गया तो उतना ही वापस हो गया होगा, तो नेट आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो आप यहां से लेके यहां तक की बात करें, अगर आप यहां से लेके यहां तक की बात करें तब फ्रिक्शन स्प्रिंग की भी बात आती है आपके पास। तो ये वाली टर्म भी कितनी बन गई, जीरो बन गई। अब सिर्फ ग्रेविटी का वर्कडन देखना है। तो ग्रेविटी में अगर आप देख रहे हैं तो ये 5 मीटर था ना टोटल, ये 5 मीटर था, ये 3 मीटर, तो ये कितनी डिस्टेंस नीचे है, सिर्फ 2 मीटर आप नेट मान सकते हैं, 2 मीटर। तो वर्कडन में फ्रिक्शन कितना आएगा, दैट इज mg sin 37 मल्टीप्लाई 2 मीटर। ये तो आया आपके पास ग्रेविटी का वर्कडन। फ्रिक्शन का वर्कडन अगर आप देखने जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग है। फ्रिक्शन के वर्कडन में देखिए कितना मीटर डिस्टेंस चला, ये यहाँ पे चला 5 और यहाँ पे चला 8, टोटल 8 चला। और क्योंकि ग्रेविटेशन का वर्कडन के लिए आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख ली, बिकॉज वो कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता है। तो उसकी वैल्यू अगर आप लिखने जाएंगे, दैट विल बी माइनस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई 8 मीटर, दैट विल बी इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखना, जैसे वर्कडन बाय फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। वर्कडन बाय फ्रिक्शन, ये वाली जो चीज थी आपके पास, इसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8 मीटर चला है, क्योंकि पहले 5 मीटर, फिर यहाँ पे ग्रेविटी वाले के लिए इनिशियल फाइनल पोजीशन देख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए mg से mg साफ हो जा रहा है, यहाँ पे sin 37 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। sin 37 विल बी 3/5 मल्टीप्लाई 2, फ्रिक्शन की देखूंगा दैट इज म्यू, और cos 37 बच्चों हो जाएगा आपके पास, दैट इज 4/5 मल्टीप्लाई 8। 5 से 5 साफ हो गया, यहाँ पे देखेंगे 2 साफ हो गया, तो म्यू की वैल्यू जो बच्चों निकल के आई दैट इज 3/60। ये ऐसा कुछ आपके पास म्यू निकल के आ रहा है। क्लियर। अब आपसे बात किया गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आपके पास में, बी वाले केस में स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन लिखिए। क्लियर। तो वर्कडन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, अब क्या वर्कडन बाय ग्रेविटी भी आएगा, वर्कडन बाय फ्रिक्शन भी आएगा, वर्कडन बाय स्प्रिंग भी आएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वापस जीरो आएगा। हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं बच्चों, यहां से लेके यहां तक की। तो वर्कडन बाय ग्रेविटी कितना आएगा आपके पास, mg sin थीटा मल्टीप्लाई 5 मीटर नीचे है। फ्रिक्शन का वर्कडन कितना आएगा, माइनस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और स्प्रिंग का वर्कडन कितना आएगा, हाफ के x इनिशियल था 0, x फाइनल कितना हो गया आपके पास, दैट इज 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप यहाँ सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और जो k की वैल्यू आपके पास निकल के आती है, दैट इज क्या एक्सप्रेशन लिखा है, वो कुछ k ऐसा आता है आपके पास, 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है। तो ये सवाल अच्छा था, इसमें ये चीज सोचने वाली थी। ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इस सवाल को। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 9 करें। प्रॉब्लम नंबर 9 बढ़िया सवाल है। आपको बोला गया कि इस यहाँ पे एक मास m है, इसको खींच के यहाँ पे लाया गया, तो आपसे पूछा गया कि किसका वर्कडन पूछ रहा है, वर्कडन में टेंशन कितना आ रहा है। तो हम वर्किंग थ्योरम लगाते हैं, तो वर्कडन किस किस का है, वर्कडन एक हो सकता है टेंशन का, वर्कडन हो सकता है ग्रेविटी का, नॉर्मल का तो वर्कडन 0 है, तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कुछ है क्या, वर्कडन में टेंशन, ग्रेविटी, नॉर्मल और प्लस एक और वर्कडन है, इज वर्कडन बाय फ्रिक्शन। इतने फोर्सेज है। चेंज काटिए 0 होगा, बिकॉज यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे भी फाइनली धीरे धीरे मूव किया, तो चेंज काटिए कुछ भी नहीं आएगा।
वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें पता है, बस मेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने में दिक्कत है, टेंशन तो पूछा ही है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे आपके पास में एक सरफेस है, अगर आप मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे स्पेसिफिक इसी वाले पॉइंट पे चले गए आप, ठीक है, तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे थीटा, तो आप इसका इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट कीजिए इसको, तो ऐसा इंक्लाइंड प्लेन होगा टेंजेंट पे, सही। यहाँ पे अगर आप इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे, इस पे जो mg sin थीटा लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल कुछ इस तरफ लग रहा होगा आपके पास, तो इसका आप इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस गिवन पोजीशन पे, दैट इज म्यू mg cos थीटा, cos थीटा की जगह कितना है, cos 90 माइनस थीटा। हमने स्पेसिफिक थीटा पे जाके इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट कर लिया, क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा होगा, मतलब टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसकी वजह से नॉर्मल मिल रहा होगा, तो वो नॉर्मल इस तरफ होगा आपके पास, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू mg cos थीटा, पर यहाँ पे जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब आप ये फ्रिक्शन है आपके पास में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया आपने इसको, यहाँ से लेकर थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए, तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके पास, दैट इज आर डी थीटा। तो वर्क डन कितना आएगा बच्चों, वर्क डन आएगा फोर्स, दिस इज बिकम साइन थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा। इसको अगर आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये बन जाएगा म्यू mg r cos थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, बिकॉज आपने यहाँ से शुरू किया, तो इस वाले पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू थी वो 0 थी, और जब यहाँ पे पहुंचे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2 होगी। ये वाला कंसेप्ट देख लीजिए आप, इस वाले पॉइंट पे आपने इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, कैसे बनाएंगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। सर ऐसा क्यों किया, बिकॉज एक mg का जो कंपोनेंट था वो इसके टेंजेंट डायरेक्शन में है, एक इसके डायरेक्शन में, नॉर्मल तो इसी तरफ लग रहा होगा, तो अगर आप इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, हर एक पॉइंट पे ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बदलता रहेगा आपके पास। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितने की बच्चों, दैट इज म्यू mg r। क्लियर। और ये नेगेटिव आएगा बिकॉज फ्रिक्शन का है, तो अपोज कर रहा है वो। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस म्यू mg r, वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पता है, दैट इज माइनस mg r। क्यों, क्योंकि r हाइट आप वर्टिकली ऊपर गए ना, दैट इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू तो पहले 0 थी। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना आ गया बच्चों आपके पास, mg r को बाहर निकाल लीजिए, दैट इज 1 प्लस। क्लियर। तो बच्चों बढ़िया सवाल था, और आई होप आप ये इंक्लाइंड प्लेन वाला कंसेप्ट सीख पाए होंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 10 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आई होप शायद आपने नोट्स में देखा होगा। तो इसमें क्या है, आपके पास में दो ब्लॉक्स है, एक m1 है एक m2 है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ म्यू है आपके पास। तो आपको बोला गया बताइए इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो, मिनिमम वैल्यू कितनी हो, ताकि ये वाला ब्लॉक चल पड़े। तो लोग इसमें गलती करते, लोग बोलते हैं F आएगा म्यू m1g प्लस म्यू m2g, वो गलत है। सुन लीजिए क्यों, क्योंकि आप फोर्स को लगा के कुछ एनर्जी स्प्रिंग को दे सकते हैं ना, स्प्रिंग को आप ज़्यादा एनर्जी पकड़ा दीजिए, ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो काम बन जाएगा आपका। कैसे करना देखिए, मान लीजिए हमने कुछ F मिनिमम कुछ लगाया, तो ये कुछ x डिस्टेंस मूव कर गया, ये वाला ब्लॉक स्लाइड कर गया आपके पास में, सही है ये बात। तो अगर ये x डिस्टेंस कुछ स्लाइड किया तो आपने क्या बोला, F मल्टीप्लाई x, ये इस फोर्स का वर्क डन आ गया। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना का, म्यू m1g मल्टीप्लाई x, ये अभी तक नहीं चला है। क्लियर, आप इसको यहां तक ले आए, अभी तक चेंजिंग कैटेगरी कितने, 0, इनिशियल भी 0 था, अब भी 0 था। अब आप देखिए, आपको अगर इस वाले ब्लॉक को चलाना है तो इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो स्प्रिंग का फोर्स, इस पे कितना फोर्स है, दैट इज kx फोर्स लग रहा है, तो ये kx किसके बराबर होना चाहिए आपके पास, दैट इज म्यू m2g। समझ में आ रही है ये वाली बात। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आपके पास में आ रही है, जो x मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज म्यू m2g डिवाइड बाई x, सॉरी m2g डिवाइड बाई k। तो आपने यहाँ पे बोला सर f का जो एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, सॉरी स्प्रिंग का फोर्स और वर्क डन है ना, Fx तो आ गया इस वाले फोर्स का, फ्रिक्शन का आ गया माइनस म्यू mgx, और स्प्रिंग का कितना आ गया, हाफ के x इनिशियल 0 था, दैट इज x फाइनल का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए इतना मिनिमम चाहिए आपको x, अगर आप इस वाले ब्लॉक को चलाना चाहते थे, x साफ हो गया, तो f की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू mg प्लस kx बाई 2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया म्यू m1g प्लस k बाई 2, दैट इज म्यू m2g डिवाइड बाई k, ये साफ हो गया आपके पास। तो f की वैल्यू आ गई म्यू m1g प्लस म्यू m2g डिवाइड बाई 2, ऐसा आ गया फोर्स आपके पास।
तो ये देखिए आपको जो अगर स्ट्रिंग होती ना, यहाँ पे स्ट्रिंग होती तो फोर्स होता म्यू m1g प्लस म्यू m2g, पर अगर स्प्रिंग है तो ये फोर्स कम हो गया। सर कैसे कम हो रहा है, मुझे तो फील नहीं आ रही। एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हैं, आपका टाइम इंटरवल ज्यादा है, आप ज्यादा टाइम इंटरवल फोर्स लगाइए, ये आगे मूव करेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ेगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ेगा तो स्प्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो आपने क्या किया, जैसे ऐसे मानिए कि आप लोगों जैसे कुछ एक आदमी को पत्थर ऊपर से एक पत्थर फेंकना, जैसे एक आदमी के सिर पत्थर मार, आप एक एक पत्थर मार रहे हैं वो ठीक बात है, पर मान लीजिए पहले आप बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लें फिर सारे एक साथ फेंक दें तो ज्यादा उस पर चोट लगी ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हो रहा है, आपने इस फोर्स से धीरे धीरे एनर्जी आपने इसके अंदर स्टोर कर दी स्प्रिंग में, अब ये स्प्रिंग फोर्स लगा के उसको खींच ले रहा है और वो फोर्स आपके पास में कम आ जाए, म्यू m1g प्लस म्यू m2g डिवाइड बाई 2। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसमें लोग गलती कर बैठते हैं, ध्यान रखिएगा इस सवाल। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 11 ठीक सवाल है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप सर्कुलर मोशन में ढंग से पढ़ेंगे, पर इसको भी हम अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे एक रोड है, ये इसका कोई मासलेस है, ये बहुत हल्की है, यहाँ पे एक मास m को हैंग किया गया ना, यहाँ पे मास m को हैंग किया गया। अब इसे क्या किया, 60 डिग्री इंक्लाइन पे है। अब आप इसको टेंजेंशियली कितनी वेलोसिटी दे ताकि सर्कल कंप्लीट करे, सर्कल मतलब ऐसे करके ऐसे घूम के वापस आ जाए, क्लियर। तो हमें समझ में आया कि हमें जो, अगर हमने इसको टॉप मोस्ट पोजिशन तक पहुंचा दिया, यहां से देखिए अगर आप इसको यहां तक पहुंचा दिया तो आगे तो फिर ये रोड अपने आप घूम के आ जाएगी। तो हमारा टारगेट है यहां से लेके इसको यहां पे पहुंचाने में। तो हमने क्या बोला, हमसे पूछा वी मिनिमम कितना दे ताकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंच जाए। तो मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात सही है। तो सिर्फ यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, ये रोड इस पे कुछ नॉर्मल लगा रही होगी, इस तरफ लगा रही होगी या फिर ऊपर की तरफ लगा रही होगी जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल आप लिख सकते हैं प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आएगा, सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन आना है। कितना वर्क डन आया ग्रेविटी का, देखिए ये वाली लेंथ है l, तो ये l को 60 दैट इज l/2 और ये कितना l, तो टोटल कितना हाइट रेज करना है 3l/2। तो आप क्या लिखेंगे माइनस mg 3l/2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, बिकॉज आपको मिनिमम पूछा तो हम जस्ट यहाँ पे पहुंचा दे, बस जस्ट जाके रुक जाए यहाँ पे। और इनिशियली कितनी थी, दैट इज माइनस हाफ m v मिनिमम का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये m से m साफ हो गया, 2 से 2 साफ हो गया, तो v मिनिमम जो आया आपके पास दैट इज √3gl। इस वाली चीज में आप बहुत बढ़िया ढंग से हैबिचुएट हो जाएंगे। कब, जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, ठीक है। पर ये सवाल अप्रोच किया जा सकता था विदाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े भी, वर्क एंड थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 12 की। आपको बोला गया एक कोई ब्लॉक है और इसका मास है 10 kg। इसको जब छोड़ा तो ये जो इसकी मीन पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको आप बोलते हैं, वो कितना नीचे है, 20 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लीजिए, दैट इज 100। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, k डेल्टा x इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। और आप इसमें ये वाली वैल्यू रख दीजिए, दैट इज k की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज mg डिवाइड बाय डेल्टा x दैट इज 5, दैट इज 1/5 ना, दैट इज 1/5। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 5 mg के बराबर। फिर ये k आ गया आपके पास। अब सवाल में क्या बोला, इसको एक वेलोसिटी इंपार्ट की गई और वो वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया हाउ मच हाई विल इट राइज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो हमने क्या बोला, अगेन वर्क एंड थ्योरम लगा रहा हूं मैं, मान लेते हैं कुछ फाइनली मीन नेचुरल लेंथ से कुछ x ऊपर जाके रुकता है, मान नेचुरल लेंथ से x ऊपर जाके रुकता है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन मतलब हम वर्क एंड थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल में किस किस का आया, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा आपके पास। ग्रेविटी का वर्क डन कितना आया, माइनस mg, h की वैल्यू कितनी होगी 20 सेंटीमीटर प्लस x, क्लियर, ठीक है। और किसका वर्क डन है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, वो कितना आएगा आपके पास में प्लस हाफ k। x इनिशियल की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 1/5 का स्क्वायर। और x फाइनल कितना है आपके पास, दैट इज x स्क्वायर। इसको x को मीटर में माना है ना, हमने मीटर में माना है, तो बच्चों फिर इसको 1/5 लिखो। हमने x को मीटर में मान लिया, ठीक है ये बात। और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो सब पता है हमें, तो हमने लिखा फाइनल तो है 0 और इनिशियली कितनी है माइनस हाफ, m की जगह 10 और v स्क्वायर की जगह कितना आएगा आपके पास, दैट इज 60, क्लियर। ये आपके पास में इक्वेशन है, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक और जुगाड़ है, मुझे पता नहीं वो सर ने वो बताया कि नहीं नोट्स में,
उसमें क्या करते हैं हम, आप ग्रेविटी को भूल जाइए, आप ग्रेविटी को भूल जाइए, मत मानिए कि ग्रेविटी है और नेचुरल लेंथ है, उसकी बजाय इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप डिस्टेंस मेजर कीजिए। उससे कहें तो डायरेक्टली आ जाएगा। उसको एक नया वे है आपके पास, सेकंड मेथड, मुझे पता नहीं आपको बताया गया है कि नहीं, इस वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आपको उस एक्सप्रेशन। उसमें क्या, आप ग्रेविटी को भूल जाओ और इक्विलिब्रियम पोजीशन को नेचुरल लेंथ मान लो, क्योंकि यहाँ पे जो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है उसमें जो एक्स मेजर होता है वो नेचुरल लेंथ से मेजर होता है। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, आप नेचुरल लेंथ को भूल जाइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही आप नेचुरल लेंथ मान लीजिए और ग्रेविटी को भूल जाइए। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड मेथड में क्या है, ग्रेविटी को भूल जाइए और नेचुरल लेंथ को की बजाय इक्विलिब्रियम पोजीशन को नेचुरल लेंथ मान लीजिए। अब ऐसे प्रोसीड करें तो डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे लिखेंगे आप, दैट विल बी एम जी एक्स माइनस का प्लस हाफ के, सॉरी तब ग्रेविटी को भूल जाना है ना, तो ग्रेविटी को तो भूल ही, खत्म, ग्रेविटी तो है ही नहीं। सिर्फ आप ये लिखेंगे स्प्रिंग का बर्डन कितना का, हाफ के एक्स का स्क्वायर, मान लीजिए कुछ फाइनल डिस्टेंस कुछ वाई मान लो, ये वाली ना नेट को वाई, तो इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ, एम की वैल्यू कितनी है 10 और वी स्क्वायर जो कितना है 16। तो के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी है 5 mg के बराबर, दिस इज 5 mg डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे बच्चों ये आ गया 16 और m की वैल्यू सवाल में गिवन है, दिस इज बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 है ना, दिस बिकम 100 डिवाइड बाय करेंगे तो 50, दैट इज 16 डिवाइड बाय 50। तो जो ये आएगा वो ये आएगा √16 डिवाइड बाई 50। क्लियर, ये मीटर में आ रहा है आपके पास, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज मीटर ना, अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो √16 बाई 50 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, ये मीटर में है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा ये, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास, दैट इज √16 मल्टीप्लाई 200। क्लियर, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 13 देख रहे हैं और 13 में आपको बोला गया कि इनिशियली यहाँ से इसको रिलीज किया गया और जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल बना, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो L है। तो आपसे बोला गया कि जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल बन जाता है आपके पास में तो वेलोसिटी कितनी होगी, जो स्पीड इसकी जो रिंग की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्डन बाय और फोर्स चेंज काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ स्प्रिंग का वर्डन आ रहा है हाफ के एक्स इनिशियल कितना था आपके पास, दिस विल बिकम L बाई कोस थीटा, दैट इज L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नहीं, ये गलती नहीं करनी। चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ है L कोस थीटा माइनस L इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, अब आपको ये वाली वैल्यू, अच्छा इसमें गिवन है ना कि जो स्पीड है वो आपको गिवन है, ओके स्पीड गिवन है क्या, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज बिकम L कोस थीटा माइनस L का स्क्वायर, ये हाफ m और v स्क्वायर की जगह बच्चों आ गया 4L स्क्वायर बाय 9 मल्टीप्लाई k बाय m। क्या क्या कट रहा है, k से k साफ हो गया, m से m साफ हो गया, यहाँ पे L स्क्वायर बनना है तो ये सारा L स्क्वायर साफ हो गया, यहाँ पे ये 2 साफ हो गया। तो आपके पास जो आया 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर, तो यहाँ से अगर आप देखने जाएंगे तो 1 बाई कोस थीटा आपके पास कितना बन गया बच्चों, दिस इज बिकम 5/3। तो थीटा कितना बन गया, कोस थीटा कितना आ गया आपके पास, दैट इज 3/5 और 3/5 कितना होता है थीटा, दैट इज 53 डिग्री। तो इससे पूछना क्या चाह रहा था, ये थीटा की वैल्यू पूछा, थीटा कितना आ गया बच्चों 53 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम 14 की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको ये स्प्रिंग की तरह ट्रीट कीजिए, ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग की तरह मान, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास में ये 2 mg डिवाइड बाई a, ऐसा कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसको यहाँ पे ऐसे ये फिक्स्ड है ना, ये वाली रिंग फिक्स्ड है, तो ये रस्सी ऐसे आगे कुछ ऐसे आगे, इलास्टिक स्ट्रिंग है आपके पास। अब आपसे क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो a है बच्चों, नेचुरल लेंथ कितनी है आपके पास a। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो नेचुरल लेंथ से कितना चेंज हुई है लेंथ, ये वाली लेंथ नहीं लेना है, चेंज इन लेंथ लेना है। तो चेंज इन लेंथ कितनी, मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ x है आपके पास, तो चेंज इन लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी है √a² प्लस x², लेंथ है वो कितनी है a। ये कुछ ऐसी पोजीशन में आपके पास है जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। तो इसमें जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है आपके पास, देखिए टोटल लेंथ कितनी बन गई रस्सी की, दैट इज √a² x² प्लस a और नेचुरल लेंथ कितनी थी a, तो माइनस a कर दीजिए। तो जो आपके पास में एक्सटेंशन है दैट इज √a² प्लस x²।
अब हमें बोला कि यार इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढनी है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा k मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ये फोर्स आ गया आपके पास, तो ये इस तरफ लग रहा होगा फोर्स, ये वाला एंगल को थीटा मान लो, फिर आप क्या लिखेंगे f cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो f की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज k अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज x बेस बाय हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे mg आ गया। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आपके पास आ गई mg बाई के। तो इतनी हाइट नीचे आपके पास इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। क्लियर है? अच्छा, अब हमें अभी ये वाली टर्म है वो k की वैल्यू पुट करनी है ना, एक ही टर्म से बताना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो x इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई k की वैल्यू है आपके पास 2mg बाई a, 2mg डिवाइड बाई a साफ हो गया, तो x की वैल्यू a बाई 2 आ गया, खत्म हो गया। अब इस सवाल में बस एक कंसेप्ट का आप ध्यान रखिएगा भाई साहब, चेंज इन लेंथ लेना है। फिर सेकंड वाले में क्या बोला गया, इफ b इज राइज टू पॉइंट c अबव द वायर, इस b को कुछ यहाँ तक लेके गए आप, यहाँ तक ऐसे लेके चले गए, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, ये डिस्टेंस ऊपर लेके चले गए। फाइंड द स्पीड ऑफ द बीड व्हेन इट पासेस थ्रू O, ये O पॉइंट से जब पास हो रही होगी तब तो कर पाएंगे ना यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगा, मतलब वर्क डन बाय आउट फोर्स इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से यहाँ पे आने में ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, स्प्रिंग का वर्क डन आएगा। स्प्रिंग के वर्क डन में क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ। तो इनिशियली जो आपके पास में एक्सटेंशन था, इनिशियल लेंथ कितनी थी, पूरी लेंथ थी a प्लस रूट टू ए, माइनस ए करें तो चेंज इन लेंथ दैट इज रूट टू ए है चेंज इन लेंथ, और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो चेंज इन लेंथ है a, तो आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर, तो वो है रूट टे का स्क्वायर, यही है चेंज इन लेंथ। आप देख लीजिए टोटल लेंथ है a प्लस रूट टू ए, इनिशियल थी a, माइनस कर दिया तो ये आ गया, क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ लेना नेचुरल लेंथ से। और फाइनल अगर आप देखें दैट इज के ए स्क्वायर, बिकॉज इस वाले टाइम पे टोटल लेंथ है 2a, नेचुरल लेंथ है a, तो चेंज इन लेंथ आएगा a इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कितनी है हाफ m v स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास में, निकाल पाएंगे आप इसको, ठीक है। अब फिर पूछा नीचे कितना जाएगा, नीचे कुछ मान लीजिए कोई वाई लेंथ नीचे जा रहा है, फिर आप वापस वही वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब क्या ग्रेविटी वाला भी ले लेना और आप सोल्व कर लीजिएगा। तो कैलकुलेटिव है पर सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो 14 थोड़ा ठीक था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा लेंथी सवाल था, ठीक है बच्चों। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 15 की, एटवुड मशीन का सवाल है, दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, और आपको बोला गया M2 भारी है एज कम्पेयर टू M1। तो आपको बोला गया कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स F को लगाया गया, और यही पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट इस F फोर्स के द्वारा पावर कितनी डिलीवर होगी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो ये वाला मास भारी है, ये वाला मास हल्का है, तो क्या होना पड़ेगा, m2g को किसके बराबर करना पड़ेगा, m1g प्लस f के बराबर करना पड़ेगा। तो f की वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज m2g माइनस m1g। पावर पूछा है तो पावर फोर्स मिल गया आपको, दैट इज f डॉट v करेंगे तो m2g माइनस m1g मल्टीप्लाई v, क्लियर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15th वाले। फिर अब बात करते हैं, इसी में एक और पार्ट में बोला है, अब ये बोल रहा है कि अब की बार आप चाहते हैं कि सिस्टम ए एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए, ए एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन ए से मूव करना चाहिए तो क्या होना चाहिए आपके पास में, उस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन ऐसी बनेगी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, क्लियर। और इस वाले पे अगर आप देखिए दैट इज f प्लस m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो f की वैल्यू आएगी आपके पास f प्लस m1g, t की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज m1a प्लस m2g प्लस m2a, कुछ ऐसा आएगा। तो f का एक्सप्रेशन आपके पास जो निकल के आया दैट इज m2 माइनस m1g प्लस m1 प्लस m2a, ये फोर्स आएगा। अब ये पूछ रहा है पावर पूछ रहा है ना आपसे, तो वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम पे, वेलोसिटी होगी at होगी, अगर एक्सीलरेशन a है तो पावर कितना आ जाएगा f मल्टीप्लाई v, तो ये बन जाएगा m2 माइनस m1g प्लस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई a, मल्टीप्लाई कर दिया आपने a, ठीक है। तो ये आपके पास में पावर आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 16 में आपको बोल रहा है कि जो fx है आपके पास दैट इज माइनस 2x प्लस 2y, और जो fy आपके पास में है दैट इज 2x माइनस वाई स्क्वायर। इफ पार्टिकल हैव
काइनेटिक एनर्जी 8/3 जूल एट 2,3, तो 2,3 बना देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे 2, यहाँ पे कोई 3, दैट इज 2,3 पाथ है आपके पास। और 1,2 पे इसको पहुंचाना है, 1,2 तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ 2, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। दिस इज 1,2। तो मान लीजिए हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन कितना आएगा आपके पास, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख लेते हैं। स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू है दैट इज 1 डिवाइड बाय 1, स्लोप की वैल्यू 1 है ना आपके पास। तो इस सेंटर से पास हो रहा है क्या, नहीं सेंटर से पास नहीं हो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दैट इज x प्लस सी। अब देखिए c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पुट कीजिए 1, तो y की वैल्यू कितनी चाहिए 2 आनी चाहिए, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। ये पुट करके देख लो एक कोऑर्डिनेट आप, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू 1 आएगी। तो इक्वेशन क्या बन गई लाइन की, लाइन की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आप देखिए ये वाला फोर्स लग रहा था, तो आप वर्क डन बाय एफएक्स फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आएगा, दैट इज एफएक्स डीएक्स, तो कितना बनेगा ये -2x 2y dx। अब यहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फोर्स में y है तो हम y को हटाना पड़ेगा। y को कैसे हटाएं, यहाँ पे इसको x प्लस 1 कर दो, तो ये कितना बनेगा, दैट इज -2x प्लस x प्लस 1, सही, मल्टीप्लाई dx कर दिया। y की जगह x प्लस 1 पुट करें तो 2 है ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ये बनेगा प्लस 2x और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 2, डन। तो यहाँ पे साफ हो गया, तो ये बन गया 2dx, तो कितना बन गया ट्वाइस ऑफ x। कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा है x में, इनिशियली था आपके पास 2,3 पे और फाइनली कहाँ पे आ गया 1,2 पे। तो x की ये वैल्यू थी, इनिशियल थी 2, फाइनल आ गया आपके पास 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -2 जूल आ गया, ये तो fx के द्वारा वर्क डन। सिमिलरली अगर आप fy की वजह से निकालेंगे तो आप लिखेंगे fy dy। अब आप चाहते हैं कि fy में कहीं भी x ना आए, तो आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा, fy आया आपके पास दैट इज 2, x की जगह क्या आएगा, दैट इज y -1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई। सोल्व करके एक्सप्रेशन कैसा कुछ ऐसा बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 -2, ठीक है। इसको आप इंडिकेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, y की इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपके पास 3 और फाइनल कितनी है आपके पास 2। तो यहाँ से आपके पास में टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, फिर आप इन दोनों को जोड़ के फिर आप करेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंज काइनेटिक एनर्जी आप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट में इसमें ये चीज़ अच्छा था कि यहाँ पे जो x था, जैसे इसमें y नहीं चाहिए, कैसे एलिमिनेट करेंगे, पहले इक्वेशन लिखो पाथ की, फिर आप सोल्व कर लो, बिकॉज आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स है तो कोई भी पास आ जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बच्चे प्रॉब्लम नंबर 17 है और आपको बोला कि जो पोटेंशियल का फंक्शन है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको एफ आर निकालना है, तो फोर्स अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर। तो अगर आप माइनस डी यू बाई डी आर यहाँ पे निकालने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, के बाई 2a³ तो कांस्टेंट है और यहाँ पे एक इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा दैट विल बिकम -2r। तो ये कितना बन गया बच्चे, दैट इज के डिवाइड बाय r(a³), ये आ गया फोर्स आपके पास। तो बच्चों ये फोर्स आ गया आपके पास में। अगर आप देखना अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, देखिए पार्टिकल शुरू हुआ था इन्फिनिटी से, आप देखिए जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं वैसे वैसे, अगर आप ये कौन सा रीजन है, व्हेन r इज लेस देन a वाला रीजन है, ये r इज लेस देन इक्वल टू a। इस वाले में देखिए जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रही है, इस वाले पॉइंट पे बात करेंगे 2 पे बात करेंगे तो पोटेंशियल 2 की है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1। तो अगर जब पोटेंशियल बढ़ रही है तो फोर्स इस तरफ होगा। आप सोचिए, देखिए ग्रेविटी में पार्टिकल फेंकते हैं तो अगर पोटेंशियल बढ़ रही होती है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकने से पोटेंशियल बढ़ती है, तो फोर्स किस तरफ है, इस तरफ। तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और पार्टिकल शुरू यहीं से होता है, आप इसे क्या बोलेंगे, जिसे अट्रैक्टिव फोर्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स निकालें दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर, तो कितना बनेगा आपका, दैट इज -1/k²। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि ये नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना है। तो आप देखें जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में घटती जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स किस तरफ होगा आपके पास, इस तरफ होगा, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन में जाता है तभी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। नहीं तो आप साइंस से भी देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है तो वो आपके पास में पॉजिटिव फोर्स है, वो डी आर की डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास, तो इस तरफ लग रहा था।
यहाँ पे फोर्स आपके पास में नेगेटिव है, मतलब dr आप ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, फोर्स नेगेटिव आ रहा है मतलब इस तरह, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया बच्चों आपके पास, और ये कैसा फोर्स हो गया आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। फिर आपसे बोला गया विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू इंफिनिटी टू क्रॉस ओवर द अदर साइड। देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल मैक्सिमम है वो तब है व्हेन r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल मैक्सिमम। अगर आप इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो किसके बराबर कर दीजिए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट 0 प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी को जस्ट वहां तक पहुंचा दीजिए। अगर वहां तक पहुंचा देगा तो आगे अपने आप चला जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी एट 0 कितना है आपके पास, तो ये लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाली टर्म 0 बन गया आपके पास, इन्फिनिटी पे 0 है, और यहाँ पे देखेंगे ओरिजिन पे तो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज के 3k/2 ऐसा। तो यहाँ से 2 से 2 साफ हो जाएगा आपके पास, तो v की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते, दैट इज √3k/m। क्लियर। फिर आपसे डी ऑप्शन में बोला गया कि इतनी वेलोसिटी नहीं है, अगर इतनी वेलोसिटी नहीं है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, आपने पहले फेंका था तो ऐसे यहाँ पे पहुंच के फिर आगे चला गया, इस वाले केस में क्या होगा, कहीं पे जाकर रुक जाएगा, कहीं पे जाकर रुक जाएगा। तो आप उसे कोरस्पॉन्डिंग देख लीजिए क्या कि काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी से आपने कुछ दी थी, वो आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, किसी जनरल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल देख लो कितनी हो रही है। तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे कितने से फेंका आपकी बार, हाफ एम, वी स्क्वायर है 2k/am, पोटेंशियल एनर्जी 0 है ही, तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी अब आप देख लो कहाँ पे मिल रही है आपको, दैट इज k/a, k/a पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिल रही है, r इज इक्वल टू a पे, मतलब r इज इक्वल टू a पे आके पार्टिकल रुक जाएगा। मतलब अगर ये ओरिजिन था ना आपके पास में, तो पार्टिकल यहाँ से आएगा और x इज इक्वल टू a पे आके रुक जाएगा, फिर वापस घूम जाएगा। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 18 आपके पास में सिंपल सवाल है, तो मैं हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ ना, वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो आपके पास में क्या बोला गया कि ये एक स्ट्रिंग है, उसका मास भी आपको गिवन है, वो m है। तो हमने क्या है, एक पूरी स्ट्रिंग की लेंथ 2a है, मास m है, तो इधर वाले का मास m/2 हो गया, इसका भी m/2 हो गया। अब क्या आ रहा है, एक मास कोई भारी है, उसकी वजह से ये स्ट्रिंग ऐसे करे कुछ ऐसे आ रही है आपके पास, फाइनली कुछ इस वाले पोजीशन जस्ट छूट जाएगी, मतलब यहाँ से टूट जाएगी, मतलब यहाँ से निकल जाएगा, इस पूरी से कॉन्टैक्ट छूट जाएगा इसका। तो पूछा इस वाले टाइप पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल लिख लो, इसकी लिखो, इसकी लिखो, और इस रस्सी की लिखो। रस्सी कैसे लिखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। क्लियर। सिमिलरली फिर आप इस वाले के लिए लिखिए, इसकी पोटेंशियल लिखिए, इसकी पोटेंशियल लिखिए, इसकी लिखिए, इसको रेफरेंस साइन मान लेना, इसको रेफरेंस साइन मान लेना। क्लियर। और नीचे नेगेटिव मान के पोटेंशियल लिख लेंगे आप। फिर जो भी पोटेंशियल में चेंज आएगा वो सारा किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और इस वाले केस में सबकी वेलोसिटी सेम होगी, इसकी, इसकी और स्ट्रिंग की, तीनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो स्ट्रिंग की पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, इसके सेंटर पे होगी, इसकी पोटेंशियल देखूंगा तो इसके सेंटर पे इसकी पोटेंशियल देखूंगा तो यहाँ पे होगी। क्लियर। तो आप ऐसे प्रोसीड कर लीजिएगा, सवाल सिंपल है, हो जाएगा आपसे। ठीक बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 20 की। 20 में क्या है, आपको पोटेंशियल का फंक्शन लिखा हुआ है, लाइक 20 + x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ पोटेंशियल लिखी हुई है। तो और आपको ये भी गिवन है कि x इज इक्वल टू 5 पे जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, दैट इज 20। तो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू 5 पे पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो आप x इज इक्वल टू 5 पे। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे x इज इक्वल टू 5 पे, तो कैसे लिखेंगे, 20 प्लस दिस विल बी 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 5 पे, तो 29 होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा 29 + 20 दैट इज 49। ठीक है। फिर बोल रहा है कि कर्व बनाना है, तो कर्व आप बना लीजिएगा ना, कर्व हो जाएगा, कर्व बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल ग्राफ है, आप उसे प्लॉट कर दीजिएगा। फिर बोला गया रिस्ट वैल्यू ऑफ x। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वो कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वैल्यू होगी। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो जवाब मिलेगा, x की जो वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है, उससे उधर जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बदल सकती नहीं है। फिर आपको बोला गया डिटरमाइन द फोर्स, तो f को कैसे निकालेंगे, f इज इक्वल टू -du/dx कर लीजिएगा, तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा।
कौन कौन से पॉइंट पे एक्स जीरो है तो वो आप कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट अच्छा था कि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है, एनर्जी इसमें फ्लक्चुएट करती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा हो सकती नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। क्लियर? ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 21 सिंपल है पर थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसमें बोला क्या है कि इसने बोला कि इनिशियली ऐसी पोजीशनिंग में थे आपके पास में और हर एक स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम है, दैट इज 400 न्यूटन मीटर, और जो आपके पास में अनडिफॉर्म्ड लेंथ है, नेचुरल लेंथ, दैट इज 150 mm आपके पास में है, ऐसा कुछ है। अब बोला गया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम बच्चों तब होगी जब ये यहाँ पे सेंटर पे आएगा, क्योंकि सेंटर पे जब ये ऐसे आ जाएगा ना इस वाली पोजीशन पे, तब एक्सीलरेशन जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। इससे इधर आप फील करके देखिए, इधर खींचा जा रहा होगा इसको, बिकॉज ये वाला स्प्रिंग और ये वाला स्प्रिंग मिलकर इधर खींच रहा है। जैसे ही इधर जाना शुरू हो जाए तो वैसे ही घटना शुरू हो जाएगी। तो आप इस वाली पोजीशन पे एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो जब इस वाली पोजीशन में क्या होगा, ये बीच वाला स्प्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, तो उसे कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्योमेट्री से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्प्रिंग की, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और उनका जो चेंज आएगा बच्चों दैट इज डेल्टा यू, वो किस में आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सवाल ही सिंपल है, ये कोई बहुत गहरा सवाल नहीं है, पर थोड़ा कैलकुलेटिव आपके पास जरूर है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। बच्चों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में जो मैच द कॉलम है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैच द कॉलम फर्स्ट है आपके पास, इज मैच द कॉलम फर्स्ट। क्लियर? ठीक सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया, दो ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, म्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ सवाल में गिवन है म्यू, इस पे कुछ फोर्स लगाया गया एफ, और बोला गया कि ये दोनों आपस में स्लिपिंग करते हैं। फोर्स कुछ ऐसा है कि दोनों में स्लिपिंग होती है। ठीक है, अगर स्लिपिंग हो रहा होगा तो आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा म्यू एम जी, और स्लिपिंग हो रहा था एक्जेक्टली म्यू एम जी लग रहा होगा, देयर इज स्लिपिंग, ये बात बोल दी। फिर अगर आप इस पे देख रहे होंगे तो बच्चों यहाँ पे कुछ म्यू एम जी लग रहा होगा और यहाँ पे कुछ एफ लग रहा होगा। इतनी बात सही है, ये इनका एफ बी डी हो गया, ये एम हो गया, ये एम हो गया, इसका नाम कुछ ए है ब्लॉक का, इसका नाम कुछ बी होगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यार अगर मान लीजिए हम थोड़ा चेक करना क्या चाहें कि एफ की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर स्लीपिंग हो तो एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम देखें क्या एक बार। अगर हम मान लें इफ देयर इज नो स्लीपिंग, इफ देयर इज नो स्लीपिंग, तो आपके पास में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है F/2m। कैसे होता, अगर कोई स्लीपिंग नहीं है तो इन दोनों एक सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस एक्सीलरेशन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो ताकि स्लीपिंग ना हो, इस एक्सीलरेशन मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, तो मैं क्या बोलता भी यहां पे इसको जो चला रहा है एम को, फ्रिक्शन चला रहा है ऊपर वाले ए ब्लॉक को, इसका नाम अगर ए है तो इस ए ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है, तो मैं क्या बोलता है, इट इज म्यू एम जी इज इक्वल टू एम, ऐसे लिखते हैं आप ये वाली बात। तो ए की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू जी के बराबर, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एफ की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू बच्चों म्यू जी है यहाँ पे 2 म्यू एम जी, मतलब अगर एफ 2 म्यू एम जी होता तो दोनों स्लिप नहीं करते। अगर आपके पास में ये वाला केस होता ना आपके पास में, देन नो स्लीपिंग, पर सवाल में बोल रहा है स्लीपिंग है, इसका मतलब क्या है, इन गिवन केस, इन गिवन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, एफ इज ग्रेटर देन है आपके पास में 2 म्यू एम जी, ग्रेटर देन है, क्यों, क्योंकि आप बोले स्लीपिंग है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया फोर्स के 2 म्यू एम जी से ज्यादा है। अब अपने 1 बाय 1 सब ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले बोला था वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए। देखिए सवाल में ये बोला गया कि ये आपके पास में कुछ एल लेंथ मूव करता है, ये कुछ एल लेंथ मूव करता है, तो ये कितना मूव करेगा। तो देखिए इसका एक्सीलरेशन जो होगा, इसका एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए वो तो होगा म्यू जी, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए म्यू जी होगा, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए म्यू जी। अगर आप बी का देखेंगे तो बी का कितना होगा, बी का होगा एफ माइनस म्यू एम जी, बारिश हो रहा है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो बी का अगर आप देखें दैट इज एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाय एम। एफ की वैल्यू क्या है, 2 म्यू एम जी जाता है, तो ए बी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन म्यू जी। समझ में आ गया, मतलब समझ में ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब इसका जो एक्सीलरेशन है वो ज्यादा है, इसका एक्सीलरेशन कम है। अगर किसी डिस्टेंस, किसी टाइम इंटरवल में इसने एल डिस्टेंस चला होगा तो ये कुछ क्या चला होगा, इसकी जो डिस्टेंस लेस देन एल, ये एल से क्या चला होगा, कम चला होगा, ज्यादा नहीं चला होगा, बिकॉज इसका एक्सीलरेशन कम है। ग्राउंड फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए सबसे पहले बोला गया द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, इस वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा है। तो पहली बात तो पॉजिटिव है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, जहां भी इस तरफ रहा है तो पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो आप बोलेंगे सर ए का एक तो सही हो जाएगा, पॉजिटिव वाला दैट इज पी मैच कर जाएगा। अच्छा, फिर इसने बोला लेस देन म्यू एम जी एल आएगा, बिल्कुल लेस देन म्यू एम जी एल आएगा, बिकॉज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैपिटल एल से कम है,
तो दैट विल बी लेस देन म्यू mgl, इस वजह से p और r इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड वाले में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी। तो देखिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल जा आगे की तरफ रहा है। अगर ऐसा केस है तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना आपके पास, तो आप बोलेंगे नेगेटिव, तो क्यू मैच कर जाएगा। वैल्यू बताएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन म्यू mg है और लेंथ मूव किया दैट इज l, तो माइनस म्यू mgl आएगा, माइनस म्यू mgl। तो इसने बोला इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू mgl, ये बात सही है, तो s भी मैच करेगा। अब चलते हैं बच्चों सी ऑप्शन में, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, तो कितना आएगा आपके पास, देखिए ए पे जो है दैट इज म्यू mg स्मॉल l, सॉरी इसको L1 बोल देता हूं ना, कुछ L1 माइनस म्यू mg और ये कैपिटल L, ये आ रहा है आपके पास F फ्रिक्शन का नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट जो आपके पास में आ रहा है। अब ये L1 की वैल्यू है वो L से कम है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा माइनस म्यू mgl में से कुछ वैल्यू घटेगी तो कम आएगा ना माइनस म्यू mgl से, तो आप क्या बोलते हैं नेगेटिव भी आएगा और म्यू mgl से कम भी आएगा। तो कौन कौन सही हो जाएगा बच्चों, Q एंड R सही हो जाएगा, ऑप्शन Q एंड R। अब हम चलते हैं डी वाले पार्ट पे, डी वाले पार्ट पे क्या बोल रहा है, दैट इज वर्क डन बाय फोर्स F, F की वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए, और F की वैल्यू क्या है, 2 म्यू mg से बड़ी भी है, 2 म्यू mg से बड़ी भी है, तो जो उसकी वैल्यू आएगी 2 म्यू mgl से ज्यादा आएगी, और ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा नहीं हुआ 2 म्यू mgl से ज्यादा, तो उस वजह से कुछ नहीं होगा, पर पॉजिटिव होगा, इस वजह से P ऑप्शन इसमें सही होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था, आप चाहे तो इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, इस पे चांद तारा लगा लीजिएगा, जब आप रिवाइज करें तो आप इस सवाल को देख सकते हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं मैथ्स द कॉलम सेकंड की, सवाल ठीक है, इसमें क्या बोला गया, एक वेज है, इसका मास कुछ कैपिटल एम है, एक इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया, उसका मास कुछ स्मॉल एम है, और ये जो वर्टिकल हाइट h से ये ब्लॉक नीचे आता है, वर्टिकल हाइट कितनी है h, फाइनली ये कैसा बन जाता है, ये ब्लॉक कुछ ऐसा आ जाता है, अभी टॉप मोस्ट पे था, फाइनली ये कुछ यहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। तो अब होगा क्या, जब बॉटम मोस्ट कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये वाला वेज ही पीछे जाएगा और ये नीचे भी आएगा, दोनों काम होंगे। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है इस तरफ, क्लियर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी कुछ इधर मान लेता हूँ v2, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये इसको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, पर अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी भी ऐसी हो जाएगी v1, तो ये वेलोसिटी होगी v1 इसकी नेट वेज की, और ये ब्लॉक की होगी, ब्लॉक की इसके रिस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगी, पर अगर आप ग्राउंड फ्रेम में उतर के देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में आप उतरना पड़ेगा, तो इसके सेम का सेम जोड़ेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में ये आएगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, क्लियर। अब ये नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम में, तो फाइनली जो वेलोसिटी बन रही है आपके पास में वो ऐसा बन रहा है, इसकी v1 बन रही है, और ये जो ब्लॉक है आपके पास में इसकी इस तरफ कुछ बन रही है v ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, और यहाँ पे ऐसे कुछ v1, ठीक है। अब देखते हैं क्या बात कर रही है। अब देखिए अगर मैं पूछूं भी क्या होगा, तो आप बोले से टोटल जो एनर्जी में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी घटी, पहले इस ब्लॉक की पोटेंशियल थी mgh, अब होगी 0, और तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, जो mgh है आपके पास में mgh, ये किसके बराबर हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज, ऐसा ही कुछ होगा आपके पास, ठीक। अगर आप पूरे सिस्टम पे लगाए, ये हमने किस पे लगाया, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम लगाया, ये हमने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे एक साथ लगा दिया आपने, ठीक है। अगर आप लगाएंगे वर्क एनर्जी, अब देखिए अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे यहाँ पे, तो इस पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा ना, ऐसे ऐसे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, और इसकी वजह से भी कोई वर्क आ रहा होगा, क्यों सर, नॉर्मल की वजह से तो आता ही नहीं, वो तब नहीं आता अगर ये फिक्स होता, अगर ये फिक्स होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, फोर्स इस तरफ लगता, पर अब की बार ग्राउंड फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये ब्लॉक आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरफ दिखाई दे रहा है ना आपको वैसा। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं है, कुछ डिस्प्लेसमेंट आपके पास में, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में वो इसकी रिस्पेक्ट में है, और ये खुद पीछे की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में देखें तो इसके दो डिस्प्लेसमेंट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, ये इसकी रिस्पेक्ट में हो गया, और एक इस वेज की डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ ऐसा आएगा, तो दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे, तो अब की बार इस नॉर्मल का वर्क डन आ जाएगा। अगर बच्चों ये फिक्स होता तब आप बोलते नॉर्मल का वर्क डन नहीं है, इस वाले केस में वेज पीछे की तरफ मूव करेगा, अगर वेज पीछे की तरफ मूव करेगा आपके पास, तो वेज की रिस्पेक्ट में आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, पर ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो आपको दो डायरेक्शन दिखाई देगी डिस्प्लेसमेंट की, एक ये वाली और एक ये वाली, तो नेट अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अब की बात देखेंगे तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर नहीं है डिस्प्लेसमेंट की। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक, तो आप क्या बोलेंगे, दो फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, दैट शुड बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
क्लियर है? अब मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की वो mgs तो नहीं है, mgs से कुछ कम है, बिकॉज ये mgs दो हिस्से में बट गई, इसमें के पास भी इसके पास भी कुछ कुछ। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज कुछ ke1 बोल देता हूं, इसकी वैल्यू जो है दैट इज लेस देन mgh, और वर्क डन बाय ग्रेविटी इस ब्लॉक पे कितना हुआ, दैट इज mgh। समझ में आ रहा है? प्लस यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल। तो अगर आपको इसको ये पता है कि ke1 जो आपके पास में है दैट इज लेस देन mgh है, तो इसको बराबर करने के लिए वर्क डन बाय नॉर्मल कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। नहीं तो आप फील से देखिए ग्राउंड फ्रेम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है, एक इधर और एक इधर, और नॉर्मल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट तोड़िए, एक एस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, एक एस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, इसकी वजह से तो कोई वर्क डन नहीं आएगा। इस एस का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा आपके पास, इस एस का जो आपके पास में ग्राउंड फ्रेम में उतरते वक्त आया, इसका कंपोनेंट देखिए वो इस तरफ आएगा, नॉर्मल इस तरफ है, ये इस तरफ है, नेगेटिव आ रहा है। और वहां से भी आप एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, वैसा अगर वेज के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट पता है तो ग्राउंड के फ्रेम में कैसे निकालना ये पता होना चाहिए, तब आप इस चीज को पिक कर पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर लेस देन mgh है तो वर्क डन बाय नॉर्मल कैसा होगा, आपके पास नेगेटिव होगा। किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर। क्लियर? ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पूछा गया कि वर्क डन बाय नॉर्मल एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो ये नेगेटिव होगा और लेस देन mgh होगा। क्यों? क्योंकि mgh में से कुछ क्वांटिटी घटेगी तो एक फाइनल क्वांटिटी बनेगी, तो इसकी वैल्यू अगर mgh ही हो जाएगी तो फिर जीरो बन जाएगा, और जीरो है नहीं, कुछ वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, तो आप बोलेंगे नेगेटिव होगा और लेस देन mgh होगा। फिर बोला गया वर्क डन बाय नॉर्मल एक्टिंग ऑन द वेज। अब आपको पता है टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होता है, तो अगर ब्लॉक पे नेगेटिव हुआ है तो वेज पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। टोटल वर्क डन बाय टेंशन और नॉर्मल दोनों का ही टोटल वर्क डन सिस्टम पे कितना है, जीरो। तो अगर ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है तो इस पे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और सेम बात वो कम होगा। तो आप क्या बोलेंगे, अब क्या P और लेस देन mgh इन मैग्नीट्यूड। फिर बोला गया सम ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, टोटल अब सिस्टम पे वर्क डन की बात कर ली, किसका, नॉर्मल के वर्क डन के। सिस्टम पे नॉर्मल का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज हमें पता है नॉर्मल का जो टोटल वर्क डन आता है सिस्टम पे दैट इज जीरो। तो आप बोलेंगे R सही होगा, और वो लेस देन mgh भी है तो R और S सही हो जाएगा सी ऑप्शन में। अगर आप बात करें डी ऑप्शन में तो द नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ कितना है, किसका वर्क डन आएगा, ग्रेविटी का, दैट इज mgh। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज पॉजिटिव, और किसके बराबर है, mgh के बराबर है। अच्छा, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक पूछा है, सॉरी किसके द्वारा पूछा, ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर नेट वर्क डन ये वाला है भाई साहब, और ये वाला वर्क डन आपके पास पॉजिटिव है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ब्लॉक की, और ये वाली क्वांटिटी mgh से कम आएगी बिकॉज ये वाली नेगेटिव है। तो आप बोलेंगे इसका PS हो जाएगा। तो ये अच्छा था बच्चों, और पर आपको ये चीज दिखनी चाहिए। आपने अगर ये चीज आपको पता होगी ना, NLM में एक सवाल आता है ऐसा ना, ऐसे यहाँ पे एक आपको बोलते हैं कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ v है, तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ये आपको पता है तो हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इसकी v नोट है तो इसकी एक तो इधर v नोट आएगी, इसके रिस्पेक्ट में एक ग्राउंड फ्रेम में इधर v नोट आएगी, ये नेट वेलोसिटी। अगर ये वाली चीज आपको पता है तो इसका यूज यहाँ पे हो रहा है। तो हमें ये पता रहता है इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, पर इसकी खुद की इस तरफ कुछ है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी होगी एक ये वाली और एक ये वाली। हर एक चीज में ये चीज सही बैठेगी। डिस्प्लेसमेंट में भी देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, पर इसका खुद का डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो दो होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है? तो अच्छा सवाल था, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, रिवीजन के टाइम में आपकी हेल्प करेगा। बच्चों हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन 1 की, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाया गया। सबसे पहले फर्स्ट सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट सवाल में बोल रहा है कि इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड एट ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन पे रिलीज करेंगे तो क्या होगा। ओरिजिन पे रिलीज करेंगे तो मैंने बोला बॉल से आप फोर्स चेक कर सकते हैं। आप बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल इस तरफ जा रही है, तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव, तो पार्टिकल किस तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। क्लियर? नहीं तो आप चेक करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर बिल्कुल गणित से जाना चाहें। एक तरीका बताया गया कि आप बॉल रख के देख लीजिए, बॉल को रखा, बॉल इस तरफ जा रही है, मतलब फोर्स नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप बेसिक से जाना चाहेंगे तो आप बोलेंगे सर डी यू बाई डी एक्स कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव, डी यू बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो एक माइनस लग गया, तो फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, पार्टिकल पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल जा ऐसे रहा, ऐसा नहीं है पार्टिकल ऐसे के नीचे चला गया फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है। पार्टिकल मूव एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, ये तो बस एक तरीका था देखने का। अच्छा, इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स में जा रहा है। बेसिक एक्सप्रेशन ये है आपके पास कि फोर्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या बोला गया, पार्टिकल को आपने 2 यहाँ पे कुछ 2 प्लस डेल्टा यहाँ से कहीं से रिलीज किया, हल्का सा थोड़ा सा आगे से आपने रिलीज किया, तो मैक्सिमम स्पीड कब आएगी। देखिए मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, देखिए यहां से लेके यहां तक जो फोर्स आपके पास में है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फोर्स पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में है।
तो यहां से लेके यहां तक स्पीड बढ़ेगी, और यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो फोर्स कैसा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहां से लेके यहां तक स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद में घटना शुरू हो जाएगी, तो यहीं पे मैक्सिमम स्पीड आएगी आपके पास। अब यहाँ पे क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, तो अब आपसे क्या बोला गया, मास गिवन है, सब चीजें गिवन है। पोटेंशियल इनिशियल देखता हूं कितनी है 10, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 0, फाइनल पोटेंशियल कितनी है बच्चों -15। देखिए इस वाले पॉइंट पे कितनी है -15। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। तो ये बन गया 25 इज इक्वल टू हाफ m की जगह 2 और यहाँ पे v², तो v की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखा हमें देख के समझ में आ गया था भाई यहां से लेके यहां तक स्पीड बढ़ेगी, इससे आगे जाकर स्पीड घटेगी, बिकॉज फोर्स फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर, तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला गया x इज इक्वल टू -5 पे कैसा इक्विलिब्रियम और x इक्वल 10 पे कैसा इक्विलिब्रियम, वो तो हमें पता है यार। अगर ऐसे खड्डा बनता है, यहाँ पे छोड़ेंगे तो इधर आएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे तो इधर आएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये कैसा है आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना तो आपने देखा होगा वहां पे, यहाँ से जस्ट छोड़ेंगे तो भाग जाएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी भाग जाएगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल, तो आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे खत्म होता है। बच्चों हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन 2 की, कहानी बहुत सारी लिखी हुई है पर सिंपल सवाल है। इसमें क्या बोला गया, जो इसका मास है आपके पास लोड का, ये लोड बनाया है, सिर्फ कैमल वेबल नहीं बनाया, लोड का मास कितना है 1000 kg। म्यू के की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.1 और म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.2। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, लोड पहले एक्सीलरेट होता है फर्स्ट 50 मीटर के लिए। अगर आप देखेंगे यहां से मान लीजिए लोड चलना शुरू हुआ, फर्स्ट 50 मीटर के लिए क्या होगा, ये यहाँ पे मान लीजिए 50 मीटर चलाइए, तो एक्सीलरेट होगा। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है बच्चों दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट 2 किलोमीटर तक ये एक्सीलरेशन इसका 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 50 मीटर में यहाँ पे आगे रेस्ट पे आ जाता है। तो ऐसा पाथ आ रहा है आपके पास, इसका ऐसा मोशन है। तो हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दोनों कांस्टेंट होंगे, बिकॉज सेम डिस्टेंस में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो मैंने लिखा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। तो v की वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, 2a और s की वैल्यू कितनी है बच्चों 50। तो यहाँ पे बन गया आपके पास 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन सेम ही है, दैट इज 1/4 दैट इज 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसने बोला कि वर्क डन का जो साइन है वो कैसा है। अब आप समझिए कि यहां से लेके यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको फोर्स इस तरफ लगाना पड़ रहा है, बिकॉज एक्सीलरेट करना है, और पार्टिकल जा भी इस तरफ है, तो इसमें तो पॉजिटिव आना ही आना है। इसमें भी अगर आप देख रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा होगा उसको, तो वो फोर्स इस तरफ है और पार्टिकल जा भी इस तरफ रहा है, तो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखते हैं उसे रोकना पड़ रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे रिटार्डेशन वाले टाइम में, एट द टाइम ऑफ रिटार्डेशन, अगर आप रिटार्डेशन में देखेंगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा बच्चों, दैट इज म्यू एम जी 1000 मल्टीप्लाई जी, दैट इज 1000 न्यूटन। आपको ऐसे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा होगा आगे, क्योंकि एक्सीलरेशन कितना चाहिए, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ चाहिए मुझे 1/4। कितना चाहिए एक्सीलरेशन 1/4 चाहिए, और अगर ये कुछ फोर्स नहीं लगाता तब एक्सीलरेशन था 1, क्योंकि फोर्स 1000 न्यूटन है। अब आपको 1/4 चाहिए, तो मतलब आपको इस तरफ कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके भाई साहब इसका रिटार्डेशन 1/4 आएगा। अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, देखिए कितना फोर्स है 1000 न्यूटन, मास कितना है 1000 kg, तो एक्सीलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ, पर आपको चाहिए पीछे की तरफ 1/4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो तीनों ही पोजीशन में उसको इस तरफ कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है, तो तीनों वर्क डन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर, ठीक है। फिर बात कर रहा है फिफ्थ, ये फोर्थ प्रॉब्लम था फर्स्ट वाला, फोर्थ प्रॉब्लम में देखा तो ए ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले में, the ratio of magnitude of work done by the camel on the load during acceleration and during retardation। एक्सीलरेशन के टाइम में अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे, एक्सीलरेशन के टाइम में, जिसे ड्यूरिंग एक्सीलरेशन देख रहे हैं, तो आपको इधर कुछ एफ फोर्स लगाना पड़ रहा हो कैमल को, पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एम जी, और उसकी वैल्यू मुझे पता है 1000। तो ठीक है, तो कितना वर्क डन हुआ, दैट इज एफ। अच्छा, इसके f की वैल्यू देखता हूं, एक्सेलेरेशन इस तरफ है a, तो मैंने क्या लिखा, f इज इक्वल टू f माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो f की वैल्यू है आपके पास म्यू एम जी प्लस एम ए। कौन से टाइम में, एक्सेलेरेशन व्हेन a इज पॉजिटिव। अगर आप बात करेंगे a इज इक्वल टू नेगेटिव वाला केस, तो ये वाला केस बनेगा। तो इसमें क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, दैट इज इस तरफ एक्सेलेरेशन है ना आपकी बात, दैट इज म्यू एम जी
माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब की बार जो एफ की वैल्यू आ रही है बच्चों दैट इज म्यू एम जी माइनस एम ए। क्लियर? ये कब है? व्हेन ए इज नेगेटिव। ये कब है? व्हेन ए इज पॉजिटिव। अब वर्क डन देखते हैं। वर्क डन अगर आप देखेंगे तो उसका रेशियो निकालना है ना आपको, तो ये तो आ गया म्यू एम जी प्लस एम में कितनी डिस्टेंस चला? 50 मीटर ना। रिटार्डेशन के टाइम में बच्चों अगर आप देखेंगे दैट इज म्यू एम जी माइनस एम में मल्टीप्लाई 50। अब आप इनको रेशियो निकालना है आपको, तो ये 50 से 50 उड़ा दो, एम से एम उड़ा दो, तो म्यू की वैल्यू और जी की वैल्यू हम यहाँ पुट करके देखते हैं। तो म्यू की वैल्यू बच्चों 0.1 ना, तो ये तो बन गया 1 प्लस ए की वैल्यू है 1/4। रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 1/4, तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है 5/4, रेशियो 3/4, तो कितना रेशियो आ गया? 5:3 आ गया। क्लियर? तो 5:3 में डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। आप देख लीजिए जब रिटार्ड हो रहा है एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो आपको दिस फोर्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम में लिखना पड़ेगा। जब एक्सीलरेट हो रहा है एक्सेलेरेशन इस तरफ है, इसके लिए एफ माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम में लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर पूछा गया मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कितना कर रहा है? मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कब करेगा? जब फोर्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी आपके पास में और वेलोसिटी भी हाईएस्ट होगी। तो हम कैसे करेंगे? जो मैक्सिमम पावर जो आपके पास में होगा पावर दैट इज एफ डॉट वी होता है, एफ डॉट वी। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। एफ की मैक्सिमम वैल्यू तो यही है आपके पास, दैट इज म्यू एम जी प्लस एम ए। फिर ये आपके पास है फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। और वेलोसिटी मैक्सिमम कब आ रही है? इस वाले पॉइंट पे। वो कितनी है? 5। आप इसे सोल्व करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। तो म्यू एम जी को बच्चों अगर हम देखें, दिस विल बिकम 1000 प्लस एम बाई एम मल्टीप्लाई 1/4, दिस विल बी 250 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 1250 मल्टीप्लाई 5। अगर आप ये सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6250 वोल्ट। क्लियर? तो इसका ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा बढ़िया था, आपको थोड़ा सोचने वाली चीज थी कि आपको अगर एनएलएम ज्यादा इन्वॉल्व था इसके अंदर, अगर आपका एनएलएम क्लियर होगा तो आप इजीली इसको कर सकते थे।